Friends, today we are discussing about the variation of conductivity, molar conductivity with concentration. In my previous lecture, I have already explained what is conductivity or the molar conductivity. अब हमने इन्हीं की वेरिएशंस आपको एक्सप्लेन करनी है कंसंट्रेशन के हिसाब से. मीन्स अगर आप कोई सोल्यूशन डाइल्यूट ले रहे हो तो इनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, और अगर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ले रहे हो तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है. नाउ कंडक्टिविटी. Now, conductivity means reciprocal of resistivity. Clear? Conductivity means reciprocal of resistivity. और मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है कि जब आप मोलारिटी में कंसंट्रेशन लेते हो, यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन. क्लियर? के इंटू 1000 अपॉन में, दैट इज द मोलारिटी. चेंजेस विद द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. वो हमेशा इलेक्ट्रोलाइट्स के हिसाब से चलती है. नाउ कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन. तो हियर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कि कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज करती है जब कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है. अब चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो. मीन्स कंसंट्रेशन डिक्रीजिंग का मतलब आप उसके अंदर क्या ऐड करते जा रहे हो, उस सॉल्यूशन के अंदर क्या ऐड कर रहे हो, पानी. यानी आप ये कह सकते हो कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग ऑफ डाइल्यूशन. As this can be explained by the fact that number of ions per unit volume that carry the current decreases on dilution. Now अब ये कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों करी है. देखो, पहले तो ये पता होना चाहिए डाइल्यूशन क्या होता है. ठीक है. डाइल्यूशन मीन्स add of water in an electrolyte. ठीक है. किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में वाटर डाल ऐड कर दो. नाउ सपोज आई हैव टू इलेक्ट्रोलाइट, सेम वॉल्यूम. ठीक है. सपोज मेरे पास दो बीकर हैं बच्चे, इसमें 10 ml वो NaCl ले सकते हैं हम, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं. और इसमें भी क्या है, 10 ml इलेक्ट्रोलाइट. आपने उसके अंदर क्या ऐड कर दिया, वाटर. आपने क्या ऐड कर दिया, वाटर. नाउ हियर द वाटर इज 20 ml, बट द हियर द वाटर इज 40 ml. ठीक है. नाउ हियर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइल्यूशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइल्यूशन. है दोनों ही डाइल्यूशन. ठीक है. नाउ जनरली हम डाइल्यूशन में क्या करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज, सॉरी कंडक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती. क्यों. अब इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस, क्योंकि आपको पता है डाइल्यूशन है तो नंबर ऑफ आयंस तो प्रोड्यूस होंगे. नाउ नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस. जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगी, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट लिया है, उसके आयंस जो होते हैं वो डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे. और जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होंगे तो कंडक्टिविटी क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है. तो कहने का मतलब है कंडक्टिविटी दैट इज कॉल्ड द के, कंडक्टिविटी दैट इज कॉल्ड के is inversely proportional to dilution. अगर डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और यू कैन से कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी ही होगी. अब ना कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशन की क्या होती है, कंडक्टेंस ही है गिवन टेम्परेचर. हमने पढ़ा था ना, हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के इक्वल कब होती है, जब हमने क्या पढ़ा था बेटा, कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, कंडक्टिविटी की, जब लेंथ 1 मीटर का लो और एरिया आपका 1 मीटर स्क्वायर का लो. एट एनी कंसंट्रेशन इज द कंडक्शंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम. 1 यूनिट वॉल्यूम का मतलब दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम, लेंथ इंटू एरिया 1, यानी दैट मीन्स वॉल्यूम कितनी हो जाए, 1. ठीक है. कैप्ड बिटवीन two platinum electrodes with area of cross section at a distance of unit length. This is enclosed by this equation. इसको हम इस equation से explain कर सकते हैं, that conductance is equal to conductivity A upon में L. Clear? This is the unit that is ohm. This is unit in meter या फिर ohm meter.
नाउ हेयर द मोलर कंडक्टिविटी मीन्स, यही जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है इसको हमने क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, divided by molarity. Now what is molar conductivity? Solution at a given concentration is the conductance of the volume V. अब आपको वॉल्यूम V दे रखा है, तो जो भी आपको वॉल्यूम दे रखा है इलेक्ट्रोलाइट का वो कंडक्शन करती है, कंडक्टेंस उसकी कितनी है, जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड किया हुआ है, जो आपको सोल्यूशन दिया गया है वो सोल्यूशन कितने का है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मीन्स 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट किसके बीच में है, 2 इलेक्ट्रोड के बीच में रखा हुआ है, एरिया जिसका ए है, डिस्टेंस जिसकी यूनिट लेंथ है, ठीक है। उस टाइम पे जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होती है, जब दोनों का लेंथ कितने की हो, लेंथ कितना होगा इलेक्ट्रोड का 1 मीटर का, एरिया कितने का होगा 1 मीटर स्क्वायर की, उस टाइम पे उसकी कंडक्टिविटी क्या कहलाती है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। कहने का मतलब है अगर मैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी क्या निकल के आती है, मोलर कंडक्टिविटी निकल कर आती है। नाउ मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, अब यहाँ पे वही कि जैसे कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही थी विद द इंक्रीज ऑफ डाइल्यूशन। पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि भाई जो मोलर कंडक्टिविटी होती है चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, वो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है, इसलिए कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज करती है विद द इंक्रीज ऑफ डाइल्यूशन। सी दिस कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विद द डिक्रीज इन dilution, you can say that is dilution, ठीक है ना। कंडक्टिविटी जो होती है पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करती है और सोल्यूशन पर डिपेंड करती है। नाउ अब हमने ये चीज़ देखा बच्चे कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के इक्वल है, बट मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है, वॉल्यूम के साथ, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है विथ डिक्रीज यानी विथ डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है विथ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन। अब ऐसा क्यों, कंसंट्रेशन कम का मतलब डाइल्यूशन मीन्स आप पानी डाल रहे हो, तो मोलर कंडक्टिविटी यानी अब आप सोच के देखो कि बेशक से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कम हो सकती है डाइल्यूशन से, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करता है, बट द वॉल्यूम इज इंक्रीजेज ना, तो दोनों के मल्टीप्लीकेशन से क्या निकल के आती है, मोलर कंडक्टिविटी। सो द ओवरऑल वैल्यू इज इंक्रीजेस, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है विद डाइल्यूशन, ऐसा क्यों, टोटल वॉल्यूम वी ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि वी वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है वो भी तो इंक्रीज कर गया ना, ठीक है। तो इट वॉज इन फाउंड दैट डिक्रीज इन द के ऑन डाइल्यूशन, क्योंकि हमें पता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी तो डिक्रीज कर जाती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है डाइल्यूशन, लेकिन वो सोल्यूशन इज मोर, ठीक है, डिक्रीज दिस मोलर कंडक्टिविटी जो इट इज़ फाउंड दैट डिक्रीज इन द के, जो आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डाइल्यूशन से जो डिक्रीज हो रही है इज़ मोर देन कंपनसेटेड, वो कंपनसेट हो जाती है और कुछ ज़्यादा ही कंपनसेट होती है, किससे, बाय इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन और बाय इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। फिजिकली अगर हम एक्सप्लेन करें दैट ए गिवन कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द कंडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। कंडक्टेंस ये किसकी, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का कंडक्टेंस है, ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक है, kept between the electrodes of a conductivity cell at a distance, but the area of so large that n of the sufficient volume of the solution that contain 1 mole of इलेक्ट्रोलाइट। तो आप लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइट कितना, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, उसको कहाँ रख रहे हो, 2 इलेक्ट्रोड के बीच में, and the area in the cell at a unit distance, but the area is so large that the whole of the solution is in between them। उस टाइम पे जो कंडक्टिविटी निकलेगी उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। अब क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन जो आती है वो ज़ीरो को अप्रोच करती है, जो कंसंट्रेशन आती है वो किसको अप्रोच करती है, ज़ीरो को, और जब कंसंट्रेशन ज़ीरो को अप्रोच कर जाए
then molar conductivity is called the limiting molar conductivity. जब concentration किसको अप्रोच कर जाए, ज़ीरो को. अब ज़ीरो का मतलब जितने आयन से सारे आयन्स ब्रेक कर चुके हैं, जितनी उन्होंने कंडक्टेंस लेनी थी उतनी कंडक्टेंस ले चुके हैं, अब उसके अंदर आयन्स फ्लरिश होने बंद हो चुके हैं, और उस टाइम पे क्या कहलाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा नॉट एम, मोलर कंडक्टिविटी, एंड दिस इज कॉल्ड द नॉट, और उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और इनफाइनाइट डिल्यूशन. नाउ अब आपके पास दो सोल्यूशन है, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक. नाउ अब प्रॉब्लम इज दिस, क्योंकि हम ये सोचते हैं जितने, हमेशा जब भी किसी लिक्विड की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की बात आती है तो हम ये सोचते हैं जितना लिक्विड ज़्यादा, जितने ज़्यादा आयंस फ्लरिश करेंगे, जितने ज़्यादा आयंस आएंगे उतनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, है ना. हम हमेशा यही सोचते हैं. 10th में भी हमने ये पढ़ा है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, वीक एसिड ले लो, या स्ट्रॉन्ग बेस ले लो या वीक बेस ले लो. स्ट्रॉन्ग एसिड अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, वीक एसिड कम करेगा. ऐसे ही हमने सुना ना कि भी स्ट्रॉन्ग एसिड में क्योंकि आयंस ज़्यादा बनते हैं, ज़्यादा कंडक्टेंस, और वीक एसिड में आयंस कम बनते हैं इसलिए कम कंडक्टेंस. लेकिन बच्चों यहाँ से आप ये सीखोगे कि इन दोनों की कंडक्टिविटी कैसे चेंज होती है. सी दिस डायग्राम, इफ यू सी दिस इज द कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन. Molar conductivity versus concentration. Here the concentration, see this black line represent strong electrolyte and this represent weak electrolyte. अब now पहले concentration किस पे शुरू करिए, 0.4 पे, यहाँ तक इस साइड आ रहे हो तो that means concentration क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है. इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, यानी दोनों ही केसेस में concentration आप डिक्रीज कर रहे हो. concentration डिक्रीज का मतलब आप क्या कर रहे हो, डिल्यूशन मीन्स पानी को ऐड कर रहे हो, यानी नंबर ऑफ आयंस गोज ऑन इंक्रीजिंग. तो अब आपने देखा कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का देखते हैं सबसे पहले, जैसे जैसे कंसंट्रेशन घट रही थी, डिल्यूशन बढ़ रहा था, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही थी, कंडक्टेंस बढ़ती जा रही थी, बढ़ते बढ़ते उसने मोलर कंडक्टिविटी को एक पॉइंट पे टच करा. नाउ दैट पॉइंट इज कॉल्ड लैम्डा नॉट m, molar conductivity at infinite dilution. मीन्स आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिल्यूशन के अंदर कंप्लीटली ब्रेक करता है. अब एक जितनी ज़्यादा ब्रेक करेगा हम तभी तो बता सकते हैं, वो उसका फिक्स है कि उसने इतने ही आयंस प्रोड्यूस करने हैं, तो उसकी कंडक्टेंस एक टाइम में फिक्स हो जाएगी, और वो जब फिक्स हो जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, और सॉरी मोलर कंडक्टिविटी at this limiting conductivity or limiting value. ठीक है. Now come for the weak electrolyte. Now here concentration decrease means the dilution increases, बढ़ती जा रही है, increases. But when you see this diagram, this blue line does not touch this value. मोलर कंडक्टिविटी को टच ही नहीं कर रही है, और वो देखो बढ़ती जा रही है. यानी जैसे जैसे डिल्यूशन बढ़ाओगे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी. पर होना तो ये स्ट्रॉन्ग में होना चाहिए था, हो किस में रहा है, वीक में. अब ऐसा क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग में आयंस पूरी तरह से ब्रेक कर जाते हैं, एक लिमिटिंग वैल्यू निकल के आती है कि भाई इतने ही आयंस बनने, इसके बाद कुछ नहीं होना, इतनी कंडक्टेंस रहेगी. लेकिन जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं और जैसे जैसे पानी ऐड करते रहते हैं, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोड पूरी तरह से तो ब्रेक कर नहीं रहा, तो पूरी तरह से ब्रेक नहीं कर रहा, लेकिन जैसे जैसे पानी डालते जा रहे हैं आयंस तो फ्लरिश होते जाएंगे ना. हो सकता है अभी एक टूटा, फिर दो टूट जाए, फिर तीन टूट जाए, लेकिन सारे तो टूटेंगे नहीं, लेकिन थोड़े 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 करके अपने आयंस को बढ़ाते जाएंगे. तो हमने तो यही पढ़ा है, आयंस बनते जाएंगे, कंडक्टिविटी भी बढ़ती चली जाएगी. तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिव विद द कंसंट्रेशन. ना हेयर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो, अब हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की फर्स्टली तो इंक्रीज स्लोली करते, जो मोलर कंडक्टिविटी है, देखो सीधे सब आप अगेन डायग्राम देखें तो ये जो डायग्राम है वेरी स्लोली, अगर हम देखें ना तो यहाँ से अगर लाइन को टच करें, इधर से लाइन को टच करें तो हेयर दिस द मोलर कंडक्टिविटी, और अगर हल्का फुल्का इंक्रीज करके मोलर कंडक्टिविटी यहाँ आ गई, है ना. मतलब ये तो वेरी स्मॉल इंक्रीज कर रही है इतनी, और जबकि आप इसकी बात करते तो कितना वीक इलेक्ट्रोलाइट कितना कंडक्टेंस इंक्रीज कर रही है ना. तो यहाँ से हमें पता चला कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज तो करती है, लेकिन स्लोली इंक्रीज करती है डिल्यूशन से,
और वो इस बात को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाय दिस इक्वेशन. दिस इज कॉल्ड द Debye-Onsager इक्वेशन. दिस इज कॉल्ड Debye-Onsager इक्वेशन. तो देखते हैं क्या कहते हैं. लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू molar conductivity at limiting dilution minus AC half. Now it has been plotted the versus this lambda naught m versus C half. A straight line is coming. obtain हमें क्या मिलता है, straight line मिलती है जो intersect करती है किसको, y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी. किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, और वो पॉइंट जो इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट कहलाएगा लैम्डा नॉट m. और जो स्लोप क्यू की ग्राफ आपका जो स्लोपिंग हो रही है, जो ग्राफ है आप हाई टू लो की तरफ जा रहे हैं, तो आपका स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव. और वो स्लोप किसके इक्वल होगा, -a. हेयर द a इज कांस्टेंट एंड दैट इज फॉर द गिवन सॉल्वेंट एंड द टेम्परेचर डिपेंड. ये हमेशा हर एक सॉल्वेंट के लिए अलग होता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा और टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करेगा. द चार्जेस ऑन द कीटायन एंड आयन, जो चार्ज कीटायन और आयन पे जो प्रोड्यूस करते डिसोसिएशन होता है इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन. भाई आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया तो उसके कीटायन पे क्या चार्ज है, अनायन पे क्या चार्ज है, वो डिसाइड करेंगे. जैसे NaCl, दिस इज AA, क्योंकि एक ही सोडियम बन रहा है और एक ही क्लोरीन बन रहा है. एंड CaCl2, दो कैल्शियम, वन कैल्शियम, 2 क्लोरीन. क्लियर. हेयर मैग्नीशियम सल्फेट, दिस चार्ज इज ना कैल्शियम 2 पॉजिटिव, क्लोरीन -1, and here Mg2 positive and the SO4 2 negative. तो इलेक्ट्रोलाइट्स रिस्पेक्टिवली, ऑल द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ पर्टिकुलर टाइप हैव द सेम वैल्यू. एक पर्टिकुलर टाइप की इलेक्ट्रोलाइट की सेम वैल्यू, जैसे 1 की सेम वैल्यू, 2 की सेम वैल्यू, 2 की सेम वैल्यू. तो दिस इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. नाउ सी, अगर हम देखें, नाउ नेक्स्ट इज योर कोलार्च लॉ. ठीक है. अब जब हमने ग्राफ प्लॉट किया था ना बच्चे, हमने ये ग्राफ प्लॉट किया था. दिस इज लैम्डा m वर्सेस √c. स्ट्रॉन्ग के लिए तो कुछ ऐसा ग्राफ आया था और इस पॉइंट पे टच किया था और वो पॉइंट कहलाया था लैम्डा नॉट m. लेकिन वीक के लिए ग्राफ ऐसा आया था. अब उस एक्सेस पे टच ही नहीं करता, इस एक्सेस पे टच ही नहीं करता. तो स्ट्रॉन्ग के लिए तो वेरी इजी है ना निकालना. लेकिन हाउ वी कैलकुलेट विद द लिमिटिंग डिल्यूशन और दिस लिमिटिंग दिस कंडक्टिविटी, तो दैट कैन बी एक्सप्लेन बाय द कोलार्च लॉ. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज कोलार्च लॉ. कोलार्च लॉ में क्या कहता है, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूशन वी कैन इजिली कैलकुलेट इट. ठीक है. फॉर अ नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड ऑब्जर्व सर्टन रेगुलरिटीज. तो कहता है कि स्ट्रॉन्ग के लिए तो निकाल सकते हैं बट वी कैन इजिली कैलकुलेट फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, लैम्डा नोट m फॉर द KCl माइनस लैम्डा नोट m फॉर द NaCl इज इक्वल टू लैम्डा नोट m KBr माइनस लैम्डा नोट m NaBr. तो वो कहता है ना, जैसे कि इसमें देखो 1 1 1 1, here is also 1 1, here is also 1 1, this is also 1 1. तो इन दोनों की इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल सेम है एंड दोनों की सेम है, तो लैम्डा नोट m किसकी इक्वल आएगी, 23.4 की. सिमिलरली उसने इस तरह से निकाला कि भी NaBr माइनस NaCl, KBr माइनस KCl. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस अबव इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो ये कहते हैं कि वी कैन ईजिली कैलकुलेट द, अगर आपने लैम्डा नोट m किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालना है, जैसे NaX NKX, फॉर NaX इज़ नियरली कांस्टेंट, क्योंकि वो कांस्टेंट रहती है, तो भी ईजिली कैलकुलेट ना. NaBr में से अगर मैं NaCl और मतलब Na कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा Br और Cl के लिए. KBr में KCl, तो Br और Cl अगेन कॉमन, तो वो कैंसिल, तो आपको किसका मिल जाएगा, सोडियम और पोटेशियम की मिल जाएगी. डेट इज कम्स आउट टू बी 1.8. लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, कोलार्च लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस. तो बच्चों इस इक्वेशन से हमें एक लॉ समझ में आएगा, डेट इज कॉल्ड द कोलार्च लॉ. अब वो ये कहता है कि हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी हो तो मीन्स लैम्डा नोट m, जिसको हम दूसरा नाम कह सकते हैं इन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन,
हमें क्या करना है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है एट इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, तो हम इंडिविजुअल आयंस की मीन्स कीटायन प्लस अनायन का सम करके क्या उनकी मोलर कंडक्टिविटी को ऐड करके हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी इनफाइनाइट डिल्यूशन पे उस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को निकाल सकते हैं. सो हेयर दिस इज योर लैम्डा नोट एम. मोलर कंडक्टिविटी of NaCl is equal to molar conductivity of sodium ions and the molar conductivity of chloride ions. In general, if an electrolyte dissociate, अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट करके सपोज वी पॉजिटिव कीटायन आ रहा है और वी नेगेटिव अनायन आ रहा है, तो उनकी मोलर कंडक्टिविटी आप कैसे ऐड करोगे, लैम्डा नॉट वी पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट वी नेगेटिव. आप इससे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन निकाल सकते हैं. तो ये तो सम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस. नाउ हियर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. नाउ अगेन वीक इलेक्ट्रोलाइट की हमने ग्राफ कैसा प्लॉट किया था वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, लाइक दिस, लैम्डा एम वर्सेस रूट सी, और ये कभी भी इस एक्सिस को टच नहीं करेगा. नाउ वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड है ना, लो वीक है क्योंकि उसके आयंस ब्रेक तो करते ही नहीं पूरी तरह से, हैव लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट हाई कंसंट्रेशन. ठीक है. Hence such electrolyte the change in the lambda now with dilution is due to increase in the degree of dissociation. क्योंकि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है, लेकिन जैसे जैसे पानी ऐड करते जाओगे, डिल्यूशन करते जाओगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती चली जाएगी. मीन्स आयंस का ब्रेक होता शुरू हो जाएगा और नंबर ऑफ आयंस जो होंगे जितने ज़्यादा बनेंगे उतनी ज़्यादा वो कंडक्टेंस बढ़ेगी. As the number of ions in total volume of the solution that contains 1 mole of electrolyte, नंबर ऑफ आयंस जो है वो बढ़ते जाएंगे टोटल सोल्यूशन के अंदर, और उस सोल्यूशन में क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है. तो इन केस में लैम्डा नाम इंक्रीज तो करेगी लेकिन स्टेपली ऑन डिल्यूशन नियर लोअर कंसंट्रेशन. स्टेपली बढ़ेगी लेकिन लोअर, देखो ना लोअर कंसंट्रेशन पे ऊपर की तरफ जा रही है ना. देयरफॉर लैम्डा नोट एम कैन नॉट बी ऑब्टेन, हमें मिलती नहीं है. एक्सपोलेशन मीन्स अगर आप ग्राफ को पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो हमें मिलती ही नहीं है, जीरो एक कंसंट्रेशन में मिलती ही नहीं है. ठीक है. मीन्स एट इनफाइनाइट डिल्यूशन मीन्स कंसंट्रेशन रेज टू जीरो. तो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स कंप्लीटली, अगर वो पूरी तरह से टूटता है तो अल्फा इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो वो 1 रहता है. बट सच लो कंसंट्रेशन एंड कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज सो लो दैट इट कैन नॉट मेजर एक्यूरेटली, क्योंकि इनका कंसंट्रेशन इतना कम है कि हम मेजर तो कर नहीं सकते. तो फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कोलार्च लॉ को ही यूज़ करते हैं. किसी भी कंसंट्रेशन पर सी हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आराम से निकाल सकते हैं. सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज अल्फा. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैसे निकालेंगे, अल्फा, और अल्फा कैसे निकालेंगे, तुम्हें देखो कि कौन सी मोलर कंडक्टिविटी है आपकी एट गिवन कंसंट्रेशन पे, डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन. लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी एट द कंसंट्रेशन सी, आपको कोई भी कंसंट्रेशन दे रखी हो उस पर कितनी मोलर कंडक्टिविटी है, और डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट डिल्यूशन पे क्या कंडक्टिविटी होती है. नाउ अब हमने नेक्स्ट देखा कि हमने तो ये तो निकाल लिया भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. नाउ अब हमने क्या करना है, हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या निकाल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं ना. हाउ कैन वी कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट विल k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वेयर अपॉन में 1 माइनस अल्फा. वैसी कंसंट्रेशन एल्फ वैल्यू, नोट दैट अल्फा इज द dissociation degree of dissociation. By putting the value of this alpha you will get the formula is this, c concentration lambda square m molar conductivity square lambda naught m molar conductivity at infinite dilution, clear, and minus molar conductivity. Now अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ द कोलार्च लॉ. अब कोलार्च लॉ पढ़ तो लिया है कि भाई इनफाइनाइट डिल्यूशन पर हम मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल सकते हैं. तो वो कहता है इसकी कोई एप्लीकेशन भी है, बिल्कुल है. पहली फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, यू कैन ईजिली कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट लिमिटिंग डिल्यूशन और द इनफाइनाइट डिल्यूशन बाय सम ऑफ द ions that is flourish in the dissociation of the electrolyte for the weak electrolyte. आप weak के लिए निकाल सकते हो. Now see this application with the help of this numerical. This the calculate the lambda naught m molar conductivity आपको infinite dilution में निकालनी, कैल्शियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम सल्फेट की.
सो हमने क्या पढ़ा था बेटा, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो अगर इनफाइनाइट डिल्यूशन पे निकालनी है तो पहले देखो आयंस कौन कौन से फ्लरिश हैं। तो कैल्शियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव। क्लोरीन कितने हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे निकालेंगे लैम्डा नॉट इसके लिए, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयंस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड। क्लोराइड आयंस कितने हैं तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो आपके पास है भी बेटा, वैल्यू सभी दी होंगी, सिर्फ Mg2 पॉजिटिव प्लस में सल्फेट। अगर आपने मैग्नीशियम सल्फेट की निकालनी है तो मोलर कंडक्टिविटी मैग्नीशियम आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन। सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको, यू हैव NaCl, HCl and sodium acetate. This is called sodium acetate. Now the formula is CH3COONA. NaCl की मोलर कंडक्टिविटी 126.4, HCl की 425.9 एंड सोडियम एसिटेट की 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आपको लैम्डा नॉट फर्दर निकालनी है एसिटिक एसिड। ना HAC का मतलब एसिटिक एसिड, तो मुझे किसके लिए निकालनी है CH3COOH। नाउ सी यू हैव NaCl प्लस HCl प्लस सोडियम एसिटेट, और सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला ये है। मुझे तो जिसकी मुझे निकालनी है उसमें मुझे कौन कौन से आयंस चाहिए, एक तो ये और एक ये। तो मेरे आयंस देखो पहले किस किस में है, फर्स्ट आयन तो मेरा सोडियम एसिटेट के फॉर्मूले में है, दूसरा आयन किस में है HCl में है। तो अगर मैं सोडियम एसिटेट की मोलर कंडक्टिविटी और HCl की मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर दूं, ठीक है, और माइनस किसकी कंडक्टिविटी को कर दूं, NaCl की तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो माइनस NaCl, तो वी कैन इजिली कैलकुलेट ना। तो हेयर वी हैव टू कैलकुलेट द एसिटेट आयंस। तो कैसे निकालूं बेटा, सी दिस H पॉजिटिव आयंस, क्लोराइड आयंस, एसिटेट आयंस, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस। तो आपने क्या करना है, अपने बच्चे की तो हर एक की आपको दे रखी होगी, दे रखी है। तो HCl तो मुझे चाहिए ना क्योंकि मुझे हाइड्रोजन चाहिए। नो सोडियम एसिटेट 91 मुझे चाहिए क्योंकि मुझे एसिटेट आयंस चाहिए। तो कैसे आप ऐड करोगे, 422.5 प्लस में 91 माइनस, क्योंकि NaCl नहीं चाहिए, 126.4, तो comes out to be molar conductivity 390.5. Now next question is conductivity of 0.00102 moles per liter for the acetic acid. तो कंसनट्रेशन दे दिया आपको एसिटिक एसिड के लिए, और कंडक्टिविटी कितनी है 4.95 इंटू 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यू हैव टू कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट, और लैम्डा नॉट m दे रखी है। तो नाउ फर्स्टली हम करेंगे कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए मुझे क्या चाहिए, लैम्डा m अपॉन में लैम्डा नॉट m, मतलब इनफाइनाइट डिल्यूशन पे तो आपको ये दे रखी है, बट वी डोंट हैव द लैम्डा m, तो वो कैसे निकालूं, k, क्योंकि यू हैव द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दैट इज 4.95 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, यू हैव द कंसंट्रेशन, तो k बाय c, you will get the lambda m. Now this divided by this, you get the alpha, and you have to calculate the dissociation constant, that k is equal to c alpha square minus 1 minus alpha. C value 0.001028, alpha 0.1233 square, 1 minus 0.1233, so you will get the answer. I hope student you will understand this topic. Okay, bye bye.